स्वागत है आज के इस विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण में। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। कनाडा में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय और विकास। परीक्षा की तैयारी के नज़रिए से ये टॉपिक बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि कैसे एक देश ने सिर्फ अपने बाजार को ही नहीं बल्कि अपने पूरे वित्तीय और सांस्कृतिक अस्तित्व को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफ़र पर चलते हैं और डिकोड करते हैं कि कैसे कनाडा ने अपने ही संसाधनों पर अपना हक वापस कैसे हासिल किया। चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रखने के लिए ये रही हमारी आज की रूपरेखा। ऐतिहासिक कालखंडों और जटिल नीतियों को हम 6 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे इसके अर्थ से, फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके मुख्य कारण, लागू की गई नीतियां, उन नीतियों का प्रभाव और अंत में आज के समय में इसकी क्या स्थिति है। इस स्ट्रक्चर से आपको परीक्षा में उत्तर लिखने में बहुत मदद मिलेगी। आइए सीधे भाग 1 पर आते हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद आखिर है क्या? कनाडाई संदर्भ में गहराई में जाने से पहले इस बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। असल में बात सिर्फ मुनाफे या व्यापार की नहीं है। वैचारिक स्तर पर देखा जाए तो आर्थिक राष्ट्रवाद एक तरह की रक्षात्मक रणनीति है। इसका सीधा सा मतलब है अपने घर को बाहरी नियंत्रण से बचाना। इसमें विदेशी निवेश पर रोक लगाना, आयात को नियंत्रित करना और अपने खुद के उद्योगों को आगे बढ़ाना शामिल होता है। कनाडा के मामले में यह कोई विकल्प नहीं बल्कि एक मजबूरी बन गया था, ताकि देश की नौकरियां और प्राकृतिक संसाधन बाहरी ताकतों के हाथों की कठपुतली न बन जाएं। तो चलिए भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कनाडा को इस रास्ते पर चलना पड़ा? इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। कनाडा की समस्या रातों रात पैदा नहीं हुई थी। ये विदेशी दबदबे के 2 अलग अलग युगों की कहानी है। एक दौर था ब्रिटिश उपनिवेशवाद का, जब कनाडा की हैसियत सिर्फ एक गोदाम जैसी थी, जहां से लकड़ी और फर जैसे कच्चे माल को बाहर भेजा जाता था। लेकिन 20वीं सदी आते आते परिदृश्य बिल्कुल बदल गया। अब खतरा अमेरिका की तरफ से था। अमेरिकी कॉरपोरेट जगत ने भारी पूंजी डालकर कनाडा के तेल, ऑटोमोबाइल और यहां तक कि मीडिया उद्योग पर भी अपना एकाधिकार जमा लिया। इन्हीं दोनों ऐतिहासिक दबावों ने कनाडाई समाज में आर्थिक आज़ादी की असली अलख जगाई। अब हम भाग 3 पर आते हैं। राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण। वो कौन से ट्रिगर पॉइंट थे जिन्होंने जनता और राजनेताओं को मजबूर कर दिया कि बस अब बहुत हुआ? इस जन आंदोलन के मुख्य रूप से 5 बड़े स्तंभ थे। पहला, उद्योगों पर विदेशी मालिकाना हक इस कदर बढ़ गया था कि सारा मुनाफा देश के बाहर जा रहा था। दूसरा, अमेरिकी मीडिया के भारी प्रभाव से कनाडा की अपनी सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ने लगी थी। तीसरा और चौथा कारण आपस में जुड़े थे। प्राकृतिक संसाधनों पर अपना हक और स्थानीय लोगों के रोजगार को सुरक्षित करना। लोगों को समझ आ गया था कि अगर इन पर नियंत्रण नहीं किया तो देश की संप्रभुता सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगी। और पांचवां, सबसे अहम कारण था एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसे पियर ट्रूडो जैसे नेताओं ने समझा और एक निर्णायक दिशा दी। इस पूरी हताशा को जमीन पर समझने के लिए एल्बर्टा प्रांत का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। एल्बर्टा तेल और गैस के मामले में बेहद अमीर था, लेकिन वहां विदेशी निवेश और नियंत्रण इतना ज्यादा था कि वो पूरा इलाका घरेलू गुस्से का केंद्र बन गया। जब अपने ही घर के खजाने को कोई और निकाल कर ले जा रहा हो तो आक्रोश पैदा होना लाजमी है, और बिल्कुल यही आक्रोश इस राष्ट्रवादी लहर का ईंधन बन गया। तो ये गुस्सा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा। भाग 4 में हम देखेंगे कि कैसे ये आक्रोश ठोस राष्ट्रीय नीतियों में बदला। नीतियों का ये विकास रातों रात नहीं हुआ। ये एक क्रमिक यात्रा थी। 1879 के शुरुआती संरक्षणवाद से लेकर 1980 के दशक के आक्रामक सरकारी हस्तक्षेप तक। परीक्षा के नजरिए से इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे सरकार की भूमिका सिर्फ नियम बनाने से लेकर खुद एक खिलाड़ी बनने तक विकसित हुई। आइए इन मील के पत्थरों को एक एक करके डिकोड करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की नींव 1879 में ही रखी जा चुकी थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन ए मैकडॉनल्ड ने नेशनल पॉलिसी पेश की। रणनीति बहुत साफ थी। अमेरिकी सामानों पर भारी टैक्स या आयात शुल्क लगा दो। जब विदेशी सामान महंगा होगा तो लोग मजबूरी में ही सही कनाडाई उत्पाद खरीदेंगे और स्थानीय उद्योग फलेंगे फूलेंगे। इसके साथ ही कैनेडियन पैसिफिक रेलवे का जाल बिछाकर देश के बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ा गया, ताकि एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार हो सके। लेकिन 1970 का दशक आते आते अमेरिकी आर्थिक दबदबा इतना बढ़ गया कि पुराने तरीके काम नहीं आ रहे थे। इसके जवाब में 1973 में एक बेहद कड़ा कदम उठाया गया, फायरा
यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू एजेंसी की स्थापना। ये असल में विदेशी पैसे के लिए एक गेटकीपर था। कोई भी विदेशी कंपनी अब सीधे आकर निवेश नहीं कर सकती थी। उन्हें पहले यह साबित करना होता था कि उनका निवेश कनाडा और वहां के नागरिकों के लिए फायदेमंद है। ये बाहरी कॉर्पोरेट ताकतों पर नकेल कसने का सीधा प्रयास था। और 1980 आते आते तो सरकार ने मानो गियर ही बदल दिया। सरकार अब सिर्फ रेफरी नहीं रही, बल्कि खुद मैदान में उतर गई। नेशनल एनर्जी प्रोग्राम लागू किया गया और पेट्रो कनाडा के नाम से सरकार ने अपनी खुद की ऊर्जा कंपनी बना डाली। इसका एक ही रणनीतिक लक्ष्य था, ऊर्जा के मामले में देश को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना और तेल के इस महत्वपूर्ण सेक्टर को विदेशी चंगुल से छुड़ाकर वापस राष्ट्रीय हाथों में सौंपना। दिलचस्प बात यह है कि ये राष्ट्रवाद सिर्फ फैक्ट्रियों और तेल के कुओं तक सीमित नहीं था, ये सांस्कृतिक मोर्चे पर भी लड़ा जा रहा था। अमेरिका की विशाल मीडिया मशीनरी कनाडा की स्थानीय कला और पहचान को निगल रही थी। इसे रोकने के लिए CRTC जैसी सरकारी नियामक एजेंसियों का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया गया। टीवी और रेडियो पर कनाडी सामग्री का कोटा अनिवार्य कर दिया गया। ये एक साफ संदेश था कि हम सिर्फ अपना पैसा नहीं बल्कि अपनी पहचान भी बचाना चाहते हैं। अब भाग 5 पर आते हैं। जब भी कोई देश इतने कड़े कदम उठाता है तो उसके नतीजे जरूर सामने आते हैं। चलिए निष्पक्ष होकर इन नीतियों के फायदे और उन पर उठे सवालों का विश्लेषण करते हैं। किसी भी बड़े नीतिगत बदलाव की तरह इसके प्रभाव भी दोधारी तलवार जैसे थे। एक तरफ जहां इसके शानदार सकारात्मक नतीजे मिले, स्थानीय उद्योग तेजी से बढ़े, लोगों को नौकरियां मिली, संसाधनों पर देश का कब्जा हुआ और एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान निखर कर आई। लेकिन दूसरी ओर इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। सख्त नियमों को देखकर विदेशी निवेशकों ने अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए। अमेरिका के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए और सबसे बड़ी बात, देश के अंदर ही दरारें पड़ गईं। अल्बर्टा प्रांत ने नेशनल एनर्जी प्रोग्राम का इस हद तक विरोध किया कि वो एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। विश्लेषणात्मक प्रश्नों के लिए इन दोनों ही पक्षों का संतुलित ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। चलिए अब हम अपने अंतिम भाग 6 की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये देखना होगा कि इतिहास की ये सख्त नीतियां आज के डिजिटल और जुड़े हुए दौर में कहां टिकती हैं। 70 और 80 के दशक की वो सख्त पहरेदारी 90 के दशक में आकर एक मजबूत दीवार से टकरा गई, और वो दीवार थी वैश्वीकरण। जब नाफ्टा और बाद में USMCA जैसे मुक्त व्यापार समझौते लागू हुए तो खेल के नियम पूरी तरह बदल गए। कनाडा को अपनी रणनीतियों में एक बहुत ही जटिल बदलाव करना पड़ा। अब चुनौती यह थी कि इन वैश्विक संधियों का पालन भी करना है, लेकिन साथ ही अपने घरेलू हितों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में असुरक्षित भी नहीं छोड़ना है। आज के दौर की बात करें तो यह संतुलन बनाने की कला जारी है, लेकिन मोर्चे बदल गए हैं। आज कनाडाई नीतियां इस बात पर फोकस कर रही हैं कि अमेरिका और विशेषकर चीन से आने वाले भारी भरकम निवेश को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कैसे तौला जाए। आज की लड़ाई उभरती हुई टेक इंडस्ट्री और ऊर्जा सुरक्षा में अपना दबदबा बनाए रखने की है। और हां, पर्यावरण संरक्षण अब सिर्फ कोई अच्छा विचार नहीं रह गया है, बल्कि ये आर्थिक नीति का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार मंथन करने वाला सवाल सामने आता है। इतिहास में हमने जो संप्रभुता की लड़ाई देखी, वो आज की इस डिजिटल, वैश्वीकृत और आपस में जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था में कितनी लागू हो पाती है? क्या आज के दौर में सच्चे आर्थिक राष्ट्रवाद जैसा कुछ बच सकता है, या फिर देशों को अपनी रक्षा करने के तरीकों को पूरी तरह से बदलना होगा? कनाडा का ये सफ़र हमें अर्थशास्त्र और राजनीति के उस चौराहे पर लाके खड़ा कर देता है जहां हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि भविष्य में राष्ट्रीय सीमाओं और वैश्विक बाजारों के बीच की वो बारीक लकीर कैसी दिखेगी। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही।